नमस्कार, लाइव सिटीज पर सुबह की चाय देख रहे हैं आप। मेरा नाम गरिमा भारती है और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय है। सर, कल का दिन बहुत खास रहा बिहार के लिए। आरजेडी एक नए फॉर्म में दिखाई दी। राजद का झंडा नहीं, देश का तिरंगा दिखाई दे रहा था और तेजस्वी यादव का भी हम कह सकते हैं कि बहुत दिनों के बाद एक अलग रूप दिखा। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति में शायद कुछ हद तक कमबैक दिखा। देखिए, आप कमबैक कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव अपने आप को एस्टेब्लिश करने के प्रयास में लगे थे, क्योंकि बहुत दिन से बिहार से वह गायब हुआ करते थे, हमेशा मुद्दों से भी। आप देखिए कि विधानमंडल का सत्र चल रहा हो तब नहीं रहते थे, जब वो राज्यसभा का चुनाव था तब वो एक दिन पहले लैंड किए। तो यह आपको क्या दिखाई पड़ा? स्थापना दिवस पहले मना लिया। तो यह सब कुछ दिखाई पड़ा था। बहुत बड़ा झोल झाल आरजेडी के अंदर चल रहा था। अब तेजस्वी यादव को ने शायद संभवतः, हमको जहां तक लगता है कि अपने पिता श्री लालू प्रसाद यादव से उनको कुछ मिला है टिप्स, और इसी लिहाज से जब नब्ज पकड़ा कि जेनजी का मामला है तो इसको हमको भुनाना है, और इससे बढ़िया अवसर उनको पॉलिटिकल, माने जो आप जो कह रही हैं कमबैक का, नहीं मिलता। तो लंबे अरसे के बाद पटना की सड़कों पर तेजस्वी यादव मार्च करते हुए दिखाई पड़े, और मार्च करते हुए दिखाई पड़े तो वाटर कैनन भी उनको झेलना पड़ा। वाटर कैनन, खैर यह ऐसा भी ठंड का मौसम भी नहीं था कि वाटर कैनन को भी सुकून ही दे रहा होगा, अनलेस और अनटिल कि उनको कोई डंडा वंडा तो पड़ा नहीं है, वो पुलिस की सुरक्षित उनको बिठा करके ले गया वहां से। तो यह कोई बड़ी बात नहीं हुई। लेकिन हाँ, एक बात है कि जो लंबे समय से गायब थे, आउट ऑफ स्क्रीन थे, तो आप देखिए नजरों के सामने रहिएगा तभी आपको लोग पहचानेगा भी। इतनी बात मान लीजिए, नजर से ओझल हुए, आप स्क्रीन से आउट हुए तो आपको कोई नहीं पहचानेगा। तेजस्वी यादव के पिता श्री लालू प्रसाद यादव, जो राजद अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने पुत्र को टिप्स दिया और उसका नतीजा हुआ कि सड़क पर उतरे। निश्चित रूप से लंबे समय के बाद उतरे तो लोगों का हुजूम भी जुटा, और जो राजभवन लोक भवन मार्च था उसमें बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में उनके समर्थक आए। लेकिन एक बात हमको गरिमा जी आपसे भी जानना और समझना है कि उसमें तो सब लोग दिखाई पड़े, लेकिन जैन जी उसमें कितने थे? लोग तो यह कह रहा है, बड़े बड़े जो विश्लेषक हैं यह कह रहे हैं कि जैन जी उसमें उतने नहीं दिखाई, उनके कार्यकर्ता दिखाई पड़े। ये बात बोली कार्यकर्ताओं में नए उम्र के लोग दिखाई दिए। लेकिन आप जिस तरीके से जेनजी का मूड समझ पा रहे होंगे, बिल्कुल, वो किसी पार्टी के अधीन नहीं आते हैं। भले ही जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक पार्टी ने वो प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन वहां आने वाले आप लोगों के बयान सुन रहे थे ना कि मेरे पापा बीजेपी को मानते हैं, मेरी मम्मी कांग्रेस को मानती है, ये वो दिस दैट, बहुत तरीके की बातें थी। वो मानते थे कि न्याय मिलना चाहिए। और ये लोग, ये जो जनरेशन है ना सर, वो पार्टियों का झंडा ढोने वाली जनरेशन नहीं है। उन्हें सही और गलत से मतलब है। आप सही बोलेंगे, जो न्याय संगत होगा वो आपकी तारीफ करेंगे। अगले ही क्षण अगर आपने गलत बोला तो वो आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। तो जेनजी को लुभाना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। और जेनजी कौन है? अभी जो कॉलेजों में हैं, अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो जेनजी हैं, और वो अपने मुद्दों को लेकर बात करते हैं। तो आप ये भी मान सकते हैं कि वीकडे था, वीकेंड तो था नहीं कि बच्चे स्कूल और कॉलेजेस से छूट के आएंगे और प्रदर्शन में शामिल हो जाएंगे। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि आरजेडी के जो विशेष तौर पर लोग थे वो थे। और बहुत लोगों ने हमसे भी संपर्क किया जो अलग अलग जिलों से आ रहे थे कि कैसा माहौल रहने वाला है, जो जानने वाले लोग हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, अलग अलग जिलों से आरजेडी की जो जिम्मेदारियां निभाने वाले लोग हैं, युवा मोर्चा में, छात्र विंग में, वो लोग पहुंचे हुए थे, आए हुए थे साथ। उसी बात की ओर हम कह रहे हैं कि वो देखिए, निश्चित रूप से बिहार के हर कोने से लोग आए थे, लेकिन जो जेनजी की बात कही जाती है वह हमको नहीं दिखाई पड़ा। उसमें इतनी बात हम समझ पा रहे हैं। लेकिन यह एक नया नैरेटिव तेजस्वी यादव ने इस बार कोशिश किया है कि फिर से मुकम्मल तौर पर आरजेडी पूरी मजबूती के साथ सड़क पर उतरे, और जो युवाओं की बात है वह हम कहें मुखर होकर के, और वही सिवान के जो है सो ओसामा साहब, तमाम विधायक सब तमाम। लेकिन एक बात और इसमें है, जो एनडीए की ओर से कहा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहा जा रहा था कि बड़ी संख्या में टूट होने वाली है, तेजस्वी के विधायक बिखरने वाले हैं। तो 25 विधायक हैं, तो वह हमको टूटते हुए नहीं दिखाई पड़े। यह एक बड़ा मैसेज है आरजेडी का, यह लोक भवन राजभवन मार्च में, कि पूरे तौर पर उनके पार्टी के विधायक साथ में थे। तो यह एक मैसेज है कि अब देखिए, यही लोक भवन राजभवन मार्च में तेजस्वी ने यह भी मैसेज किया और इसको वॉश आउट किया कि नहीं, हमारी पार्टी पूरी तरीके से इंटैक्ट है,
कोई इधर से उधर नहीं जाने वाला। तो यह भी एक मैसेज है। फिलहाल के लिए हम ये मान सकते हैं, और सब कुछ शायद निर्भर करता है तेजस्वी यादव की कंसिस्टेंसी पर। बिल्कुल कि यही इसी फॉर्म में अभी तो बिहार में छात्रों ने आंदोलन शुरू किया, आप साथ दीजिए दिल से, तो लोग बिल्कुल। भी आपका साथ देंगे। आप मुद्दों की राजनीति करिए, मुद्दों पर बात करिए और गायब मत होइए, तो लोगों का प्रेम आपको मिलेगा ही। सर आगे बढ़ते हैं। बीपीएससी को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, एईडीओ की परीक्षा फिर से कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी अभी एईडीओ में जो धांधली हुई थी, जो गड़बड़ी हुई थी, उसको लेकर एक अपडेट है। ईओयू ने कार्रवाई की है इस पर। देखिए, निश्चित रूप से जो आप कह रही हैं एईडीओ, तो वो असिस्टेंट जो है सो एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर की बात है। तो ये इसमें जो बायोमेट्रिक जो होता है, जो उसके जो काम करता है, वही कर्मी इसमें अतुल पांडे को ईओयू ने, आर्थिक अपराध इकाई ने इसको गिरफ्तार कर लिया है, जेल भी भेज दिया है। और पूरे तरीके से ईओयू जब किसी मामले में हाथ डालती है तो वो उसके तह तक जाती है, जड़ तक जाती है। हाँ, तो तह तक, जड़ तक जाने के बाद से यह एस्टेब्लिश हुआ कि यह जो है सो अतुल पांडे नाम का जो कर्मी है, बायोमेट्रिक है, कंपनी में काम करता था पटना में ही, यह गड़बड़ झोल झाल करता था। तो यह इसके बीते दिन, आपको 23 अप्रैल को याद है कि एन कॉलेज में पटना में जब परीक्षा हो रही थी, तो इस तरीके से एक जो महिला कर्मी थी, बायोमेट्रिक कर्मी ही थी, वह दूसरी अंशु प्रिया उसका नाम बताया जाता है, तो वह उसको चीट देते हुए, चुटका बना करके देते हुए यह पकड़ा गया था। तो यह उस दरमियान की बात है। फिर देखिए, तो इसकी बाद जो ईओयू ने जांच किया, तो ये भी जांच के दायरे में आया, जांच के दायरे में आया। और यह मिली भगत है, इसका जो सॉल्वर गैंग है, जो सॉल्वर गैंग है, उसका यह काम करता था, उसके लिए अतुल पांडे काम करता था। तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी जो है सो माने गिरफ्तारी है, बड़ी बात है। और ये जो बीपीएससी के जो एईडीओ वाला जो परीक्षा जो होती थी, उसमें अन्य परीक्षाओं में भी यह गड़बड़ी एस्टेब्लिश होगी। आप देखिएगा कि जब आर्थिक अपराध इकाई जब काम करेगा, इससे अन्य जब पूछताछ लेगा, रिमांड पर लेगा, तो कई सारी बात यह उगलता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि बायोमेट्रिक के माध्यम से ही जो है सो सब कुछ आजकल के जमाने में होता है। तो इतनी बात मान के चलिए कि यह एक बड़ा कैच है और एयू ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। जी, हम परीक्षाओं और छात्रों की बात कर ही रहे हैं, तो उन छात्रों को कैसे भूलें जो अभी भी बैठे हुए हैं गर्दनी बाग में। कभी धूप हो रही है, कभी अचानक बारिश हो जा रही है पटना में, लेकिन वो नहीं हिल रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से यह जो आप जिस और बात कह रही हैं बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर के, यह छात्र बैठे हुए हैं। इन लोगों का मांग है कि जिस तरीके से बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, 1 2 3 1 2 3, उसी तर्ज पर यह भी एग्जाम टीआरई 4 का ले, एक परीक्षा ले। लेकिन अब देखिए, एक परीक्षा की बात है कि अब जो आपको नोटिफिकेशन जारी हो गया, 1 सितंबर से आपको 30 सितंबर तक आवेदन करने की अवधि घोषित कर दी गई है। और पोस्ट भी बाकायदा निकाल दिया गया है कि 32,388 पद ये है। अब देखिए, इतनी बात हम मान रहे हैं, तो इसी बात को लेकर के धरना पर है कि एक पहले तो एग्जाम हो, डोमिसाइल लागू हो, उम्र की सीमा जो है सो बढ़ाई जाए, तो तमाम तरह की बात है। और इन लोगों का तो अब है कि अगर नहीं बात सरकार मानेगी तो ये लोग अनशन पर भी जा सकते हैं, आमरण अनशन भी ये लोग करेंगे। और देखिए, इनको सब पार्टी का सपोर्ट भी मिल रहा है, इतनी बात भी मान के रखिए। आम लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि युवाओं की बात है, तो निश्चित रूप से भविष्य की बात है। तो ये देखिए, डोमिसाइल की बात हुई, अन्य बात है, तमाम तरह की बात को लेकर के, और एक परीक्षा कराने की बात है। तो एक परीक्षा अब तक आपने बीपीएससी ने जो लिया था, एक परीक्षा लिया था, तो इसमें टीआरई 4 में 2 परीक्षा क्यों? और सर, ये केवल टीआरई 4 की बात नहीं है, अब तो मामले उठ रहे हैं कि टीआरई 1 2 3 की भी जांच करिए। पीटी मेंस क्यों करवा रहे हैं कि भाई कोई आईएएस या फिर एसडीओ एसडीएम बनने थोड़ी जा रहा है। आप पहले प्रीलिम्स लेंगे, उसके बाद फिर मेंस लेंगे, और फिर एस्टेट तो आप पहले ले ही रहे हैं। तो ये तमाम परीक्षाएं ली जाएंगी। इसके अलावा और भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं। बीएसएससी, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के बच्चे हैं, माफ करिएगा बीपीएसएससी, इसके अलावा बीएसएससी के बच्चे हैं, सीजीएल के बहुत सारे अलग अलग, बीटीएससी टेक्निकल सर्विसेज के छात्र वहां पर नहीं, वो धरना स्थल जो है गर्दनी बाग का, वो एकदम आपको जाइएगा तो अब देखिए, उसको समझिए कि
हर जगह अलग अलग खाने में खांचा में बंधा हुआ है, वो जगह और पर सबसे एक ही बात समझ हाँ, में आती है कि बिल्कुल। बिहार का बच्चा कितना परेशान है। बिल्कुल, तो सारे बच्चे सालों से गलत हुआ है। सारे बच्चे आपके हमारे परिवार के ही बच्चे हैं, तो वो लोग अपनी मांग को, डिमांड को रख रहे हैं। तो सरकार को देखिए, यही तो वो लोग कह रहे हैं कि अब तक जो है सो बीपीएससी टीआरई 4 की जो बात हो रही है, सरकार ने नहीं इस पर कुछ तेल डाल के सोई हुई थी। लेकिन जब ये लोग आंदोलन की बात किया, यह आगे लाइन और लेंथ हुआ, राजद का माने जो सो मार्च हुआ, लोक भवन राजभवन मार्च, तब जाकर के सरकार जगी है। आनन में निकाल दिया, आनंद फानन में ये निकाला है कि जल्द से जल्द होगा। उसके बाद भी गड़बड़ी कर दी, जो उनको नहीं चाहिए था पीटी मेंस, वो चिपका कर डाल दिया। यही तो है। उसके बाद भी गुस्सा है स्टूडेंट्स। देखिए, ये लोगों का है कि ये लोग का एक तो इसी तरह डिले है, और ये लोग देर पर देर डिलेइंग टेंडेंसी है सरकार की, शिक्षा विभाग की, ये हम लोग बात कर रहे हैं। और बीपीएससी कैसे इसको कर रहा है, यह भी समझने वाली बात है। आज का हमें लगता है कि पूरा दिन ही छात्रों से और एजुकेशन सिस्टम की खबरों से भरा हुआ रहने वाला है। बीते दिनों एक मामला आया था अरवल से, जहां पर 75 स्कूलों में एक साथ बच्चों के मिड डे मील में कीड़ा निकल गया था। देखिए, सोयाबीन में गड़बड़ी। देखिए, ये बात है, ये मिड डे मील तो इंग्लिश में अच्छा लगता है, हिंदी में मध्याह्न भोजन कहते हैं हम लोग, तो वो स्कूल में मिलता है ये। तो अब देखिए कि ये पहली बार ये घटना नहीं है कि 75 स्कूलों में आपको अरवल में मिल गया, सब कीड़ा मिल गया चावल दाल में। इससे पहले भी आप देखिएगा धीरे धीरे, तो नालंदा के नूरसराय में क्या हुआ था। नालंदा के नूरसराय में बच्चों माने जो खाना बनता है, उसमें जो भोजन में जो सब्जी मिलती है, उसमें जो है सो नमक के स्थान पर सर्फ मिल गया। ये तो ब्लंडर था। ये ब्लंडर, इससे बड़ा ब्लंडर हो ही नहीं सकता है। अब देखिए, इसके बाद सहरसा में देखिए, इससे भी बड़ा ब्लंडर कि जो है सो सांप का टुकड़ा मिल गया। और ये दोनों हम जो बात कर रहे हैं, नालंदा और सहरसा की, बच्चे के भोजन करने के बाद, जो मिड डे मील मध्याह्न भोजन खाने के बाद सबकी तबीयत बिगड़ गई। इन लोग अस्पताल भेजना पड़ा सब, और अस्पताल तो मान लीजिए चला गया। अब उनके माता पिता कितने चिंतित हैं कि माता पिता और सब लोग उतने वेल ऑफ भी नहीं है कि आपको ले जाकर के कोई अच्छे बड़े अस्पताल में भर्ती कराएं। तो यह सब परेशानी है। मिड डे मील मध्याह्न भोजन का सार क्या है? यही है ना कि बच्चे जो पढ़ने नहीं आते थे, किस लिए नहीं आते थे? क्योंकि वो दिहाड़ी का काम करने जाते थे दिनों में। तो साउथ में ये कल्चर शुरू हुआ, तमिलनाडु मद्रास से शुरू हुआ, उस टाइम के मुख्यमंत्री ने इसको शुरू किया था। उसके बाद तमिलनाडु के और सीएम्स ने इसको और आगे बढ़ाया, एमजी रामचंद्रन हो गए, जयललिता हो गई, इसको और बेटर किया उन लोगों ने। तो उनका मानना और सोचना यही था ना कि बच्चे काम करने इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास भोजन नहीं है। वो उनको अगर पढ़ाई के साथ साथ भोजन भी दे दिया जाए तो वो क्यों जाएंगे काम करने के लिए। और बिहार में भी ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ऐसे परिवार से आते हैं जिनका मुश्किल से गुजर बसर होता है। अगर उनको शिक्षा मिल रही है, भोजन मिल रहा है, वो अपने भविष्य को बेटर कर ले, उससे इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और उससे भी बड़ी बात है कि वो बच्चे बिहार के हैं सर, वो बिहार के लोगों के टैक्सेस से पैसा जो आता है उसका मध्याह्न भोजन खा रहे हैं। उसको कोई खास सरकार नहीं देती है, उसको कोई खास अधिकारी नहीं खिलाते हैं, या फिर जो भी एनजीओ वगैरह को बीच में जिम्मेदारी दी गई थी वो लोग नहीं खिलाते हैं। तो बिहार के बच्चे बिहार के पैसों पर मध्याह्न भोजन करते हैं। तो हम भी सवाल कर सकते हैं और उनकी अकाउंटेबिलिटी है जवाब देना कि इतनी गड़बड़ी कैसे। आप अपने घर में बच्चों को खिला दीजिएगा सांप वाला खाना और सर्फ वाला खाना। देखिए, किसी बच्चे को खिलाना तो एक तरीके से उनका माने उनकी आप रक्षा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये तो समझ। और आपको पता है कि ये बन रहा है बच्चों के लिए ही, और तो कोई खाएगा नहीं। बिल्कुल नहीं, खाने बनाने वाला भी रसोइया है, सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि कहीं से। और ये आपकी हमारी मेहनत की कमाई से बच्चे खा रहे हैं, तो इतनी बात समझनी पड़ेगी। और विभाग क्या कर रहा है, स्कूल क्या कर रहा है, तो यह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और ऐसे आने वाले दिन में हमारे भविष्य ही है बच्चे। अब इन भविष्य के साथ में ही खिलवाड़ होगा तो क्या भविष्य होगा देश का, इसको भी समझा जा सकता है। और बिल्कुल इस टाइम पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जिस तरीके से बिहार के स्कूलों को सुदृढ़ करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो आदर्श विद्यालय बना रहे हैं, मॉडल स्कूल बना रहे हैं, इसके अलावा अलग अलग तरीके की कोशिश हो रही है, तो हम भी चाहेंगे कि
उनको इंटरवीन करना चाहिए इन मसलों पर और देखना चाहिए कि आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है अलग अलग जिलों में, और उन जो जिनकी भी लापरवाही है उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सर किसी की जान जा सकती है। देखिए, जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए, बिल्कुल। इतनी बात किसी भी विभाग में, कहीं पर भी, स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं पर या अन्य क्षेत्र में, तो जिम्मेवारी तय होनी चाहिए और उसकी जवाबदेही तय होगी तो निश्चित रूप से इस तरीके का झोलझाल नहीं होगा। बिल्कुल। और अंत में सर जाते जाते मौसम का हाल भी जान लेते हैं, क्योंकि बारिश तो लगातार हो रही है। देखिए, बारिश हो रही है, उसका इम्पैक्ट हम लोग देख पा रहे हैं। सुपौल जिले से एक खबर आई है कि सुपौल जिले के सदर प्रखंड के घूरन पंचायत के वार्ड नंबर 6 में कोसी नदी का जो जल है वह उसका भीषण कटाव से किसानों की कई एकड़ जो कृषि योग्य भूमि है वह जो है सो तेज धार में विलीन हो गई है। कटाव हो गया। हाँ, कटाव हो गया। तो लगातार कटाव चल रहा है। हालांकि देखिए, जल संसाधन विभाग के अभियंता लगातार कड़ी मशक्कत कर रहे हैं, बावजूद इसके अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, जब कटाव होगा, भीषण कटाव होगा, तो मवेशियों के लिए बड़ी कष्टकर हो जाता है। मवेशी को ऊंचे स्थान पर ले जाना पड़ता है, उनका जो है सो जो चारा होता है वह नहीं मिलता है। तो यह एक बड़ी समस्या है उन इलाकों में। अब देखने वाली बात होगी कैसे सरकार इसको देखती है। बिल्कुल, हर साल का ये चैलेंज है और शायद हर साल हम लोग पीछे रह जाते हैं बाढ़ नियंत्रण करने में और पूर्व से ही सारी तैयारियां करने में। देखना होगा कि इस साल क्या होता है। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।